तो नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम आपसे नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले के वीडियो में नागरिकता को परिभाषित किया था। नागरिकता क्यों आवश्यक है इसका कारण बताया था मैंने। राज्य के साथ इसका संबंध क्या होता है इस पर चर्चा किया था। नागरिकता किस आधार पर दी जानी चाहिए हमने इस पर भी चर्चा किया था। हमने संविधान के जो प्रावधान है उस पर चर्चा किया था और नागरिकता से संबंधित जो कानून है नागरिकता अधिनियम 1955 इस पर भी हमने एक डिटेल डिस्कशन आपसे किया था। इस समय हम आपसे चर्चा कर रहे हैं नागरिकता अधिनियम 2019 सिटीजनशिप और इसमें जो संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून में क्या बदलाव हुए हैं इस पर भी हमने आपसे चर्चा कर लिया है। आज हम बात करेंगे किस कानून को लेकर के पूरे देश भर में जो है विरोध क्यों हो रहा है और समर्थन क्यों हो रहा है। सही है, इसके दोनों पक्ष हैं। लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस विरोध के कारणों को हम जानेंगे और उनका एक विश्लेषण करेंगे। सही है, और पता लगाएंगे कि यह सही है कि गलत है। ध्यान रखिए, इस क्लास का उद्देश्य कोई राजनीतिक मुद्दे को चर्चा करना नहीं है। इसका हम आपसे कानूनी जो प्रक्रिया है उस पर हम बात करेंगे। सही है, ध्यान रखिए, देश के अंदर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किसी भी कानून में संशोधन करने का अधिकार है। यदि पहले से कानून मौजूद था नागरिकता से संबंधित, यदि संसद ने संशोधन किया है तो अब कार्यपालिका का दायित्व है उसको लागू करना। यही काम कार्यपालिका ने किया है। यदि कोई विरोध है इस कानून के संबंध में तो उसके लिए न्यायपालिका है। सही है, तो न्यायपालिका जो है इसकी सुनवाई भी कर रही है। सीएए से संबंधित कई अपील की गई हैं, सही है, रुकवाने के लिए और भी बहुत सारी प्रक्रिया। हम उन विषयों पर आपसे चर्चा नहीं करेंगे। हम आपसे ये बात करेंगे कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए, आपत्तियां क्या है, यहां पर विवाद का विषय क्या है। सही है, आपत्तियां क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि सीएए के कानून के तहत देशीकरण के आधार पर, किसके आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर जो है 6 समुदाय, सही है, कौन कौन से, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। सही है, इन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। सही है, और दी जाएगी। समझ में आया। और ये भी किस किस देश के होने चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सही है, इन 3 देशों के नागरिक जो हैं उन लोगों को क्या दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है। सही है, और ये भी डेट डिसाइड कर दी गई है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014, क्या मैंने कहा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं उन्हीं लोगों को नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। एक और इशू है, ध्यान रखना है कि जो भारत के पहले से ही निवासी लोग हैं जिनकी नागरिकता पहले से ही है उनकी नागरिकता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है, तो इसके विवाद का पहला कारण जो है वह है, यदि हम देखें मूल अधिकारों में, सही है, फंडामेंटल राइट में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट का जो है पहला जो अधिकार है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या है, राइट टू इक्वालिटी। तो समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंदर
पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। ध्यान रखना है बच्चों, यह आर्टिकल 14 जो है व्यक्तियों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? व्यक्ति शब्द यूज किया गया है। क्या शब्द यूज किया गया है? कि कहा गया है कि कानून के आधार पर, विधि के आधार पर, सही है, विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या मैंने कहा? व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अनुच्छेद 14 के तहत जो अधिकार प्राप्त है वह भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त है। सही है? समझ में आया? देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जो है रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन। क्या है? कानून का शासन है। समझ में आया? लेकिन इसी आर्टिकल का अगला पॉइंट है कि यदि परिस्थितियां अलग हों तो ऐसी कंडीशन में राज्य जो है कानून के समक्ष समता में भेदभाव भी कर सकता है। क्या कर सकता है? भेदभाव भी कर सकता है। सही है? तो कानून का समान संरक्षण, क्या है शब्द? कानून का समान संरक्षण। कि यदि राज्य को यह लग रहा है कि कुछ व्यक्तियों का जीवन कानून के माध्यम से बेहतर हो सकता है तो यह प्रयास राज्य कर सकता है, अर्थात सरकार कर सकती है। सही है? क्या कर सकती है? सरकार कर सकती है। समझ में? अर्थात युक्ति युक्त, सही है, रीजनेबल जो है भेदभाव किया जा सकता है। समझ में आया? लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए? एक तार्किक चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्क होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, यहां पर देखते हैं पहला आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, विदेशी व्यक्ति हो, कोई भी हो, भारत में कानून का राज है और ऐसी कंडीशन में कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात समान कानून लागू होगा। क्या लागू होगा? समान कानून लागू होगा। यदि इतना ही यदि हम पढ़ें तो इससे पता चलता है, इसका मतलब पाकिस्तान से कद कोई आ रहा है और आप सिर्फ 6 लोगों को, 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनके साथ आपने कानून के समक्ष समता के आधार पर, रूल ऑफ लॉ के आधार पर आपने क्या किया? भेदभाव किया। लेकिन अनुच्छेद 14 का ही अगला सेंटेंस यदि आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है? कानून का समान संरक्षण। मतलब यदि राज्य को यह महसूस होता है कि कुछ व्यक्तियों का जो जीवन है कानून के माध्यम से सुधारा जा सकता है, स्पेशल प्रोटेक्शन देकर के सुधारा जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में यह किया जा सकता है। सही है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ हम जो है ध्यान रखना है कि जो भारत के लोग हैं उनके साथ हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है इस कानून के तहत। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं और वो उन देशों में उत्पीड़ित थे। क्या थे? उत्पीड़न। और उत्पीड़न का आधार जो है वो है क्या है? धर्म। क्या है? धर्म। समझ में आया? इसीलिए सरकार ने यह तर्क दिया है कि हम चूंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो 6 समुदाय है इनका उत्पीड़न होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसलिए हम इनको एक स्पेशल क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और प्रोटेक्शन दे करके इनके जीवन को क्या किया जा रहा है? बेहतर किया जा रहा है। समझ में आया?
तो पहली बात, दोनों पक्ष समझ में आ गया कि एक तरफ भेदभाव नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ भेदभाव किया तो जा रहा है लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। सही है, कोई डाउट? अगला देखिए, तो पहला आर्टिकल 14 को लेकर के विवाद है। अगला देखिए, अगला है आर्टिकल 15 को लेकर के विवाद है कि आर्टिकल 15 कहता है कि भारत राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, सही है, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। सही है, क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। अब इस आर्टिकल को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए धर्म के आधार पर कुछ लोगों को नागरिकता दी जा रही है। इसका मतलब यह निकला कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जबकि यह आर्टिकल क्या कह रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना है बच्चों कि आर्टिकल 15 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ये जो है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका मतलब भारत के किसी भी नागरिक के साथ इस कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सही है, अर्थात धर्म के आधार पर नागरिकता जो दी जा रही है वह दी जा रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों को, ना कि भारत के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का गलत किया जा रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 15 जो है वह क्या है? भारत के लोगों को प्राप्त है। सही है, और भारत के जो पहले से लोग मौजूद हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इस कानून के तहत नहीं किया गया है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना। सही है, मैं आपको ध्यान रखना पक्ष और विपक्ष दोनों बता रहा हूं। सही है, सही है, इसका मतलब यह नागरिकों को प्राप्त है। चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग जो हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में राज्य को अधिकार है कि वह धर्म के आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। क्या कर सकता है? धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अगला विवाद यह है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। क्या है? अगला विवाद यह है कि इंडिया, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? सेकुलर कंट्री है। अब जब सेकुलर कंट्री है तो ऐसी कंडीशन में राज्य को धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना तो विरोध करना चाहिए, ना तो समर्थन करना चाहिए। सही है, अब यह ध्यान रखना है कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। किसके लिए? नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए सेकुलर कंट्री है, विदेशियों के लिए नहीं। तो जो विदेशी लोग हैं उनको तो उनके साथ तो क्या किया जाएगा? भेदभाव किया जा सकता है। यह सरकार का पक्ष है। क्या है? सरकार का क्या पक्ष है कि धर्मनिरपेक्ष है राज्य, कोई दिक्कत नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष जो है वो भारत जो है अपने नागरिकों के लिए, पूरे देश के लिए है। लेकिन जो ये लोग उत्पीड़ित लोग हैं, ये आ रहे हैं, तो इनको जो है नागरिकता दी जानी चाहिए मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर। सही है, चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्ला तीनों देश जो हैं एक मुस्लिम कंट्री हैं। अब जब मुस्लिम कंट्री हैं तो वो मुसलमान वहां पर क्या है? मेजॉरिटी में हैं, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हो सकता। और जब उत्पीड़न ही नहीं हो सकता है तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को जो है, ऐसी कंडीशन में उनके साथ वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं हो सकता है उनके साथ भेदभाव हो जाए। सही है, तो ये अगला विचार क्या है? अगला ये है, कहा जा रहा है कि इस कानून के अंदर धार्मिक उत्पीड़न शब्द परिभाषित नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। सही है, परिभाषित नहीं किया गया। इस कानून में कहीं भी धार्मिक उत्पीड़न शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। तो सरकार ने यह कहा है कि हमने
सीए के कानून में बेशक धार्मिक उत्पीड़न शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उनमें धार्मिक उत्पीड़न का शब्द का यूज है। और इसके अलावा पासपोर्ट किस से संबंधित जो नियम हैं उन नियमों में धार्मिक उत्पीड़न शब्द का हमने क्या किया, उपयोग किया है और उसको व्यापक रूप से बताया है कि धार्मिक उत्पीड़न किस आधार पर हो सकता है। अब देखिए, अब इस शब्द को लेकर के विवाद क्या है। विवाद यह है कि यदि हम धार्मिक उत्पीड़न शब्द पाकिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं या बांग्लादेश के लिए यूज कर रहे हैं या अफगानिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम कहना चाहते हैं कि उन देशों में क्या है, उन देशों में ये जो 6 समुदाय इनके साथ क्या होता है, गलत व्यवहार होता है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र हैं और संप्रभु राष्ट्रों को बदनाम करना एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश को बदनाम करना यह सही नहीं है, विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं। दूसरी चीज, यदि धार्मिक उत्पीड़न की बात हो तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर धर्म के आधार पर क्या होता है, उत्पीड़न होता है। तो क्या वहां के सभी लोगों को भारत में बुला लेना चाहिए, इस पर भी क्या है, एक डिबेट है। जैसे आप देखेंगे बच्चों, आपके श्रीलंका में भेदभाव होता है, म्यांमार में भेदभाव होता है। तो क्या म्यांमार और श्रीलंका के लोगों को भारत बुला लेना चाहिए? तो इसके पीछे तर्क हो सकता है, देखिए, कि ऐसा नहीं है कि भारत में यह प्रक्रिया पहली बार हुई है। ध्यान रखिए, नेहरू के समय में भी इस तरीके की प्रक्रियाएं चली थी। सही है, नेहरू लियाकत समझौता जो है वहां पर भी हुआ था। सही है, बांग्लादेश का जो निर्माण है वो भी इसी आधार पर हुआ कि इंदिरा गांधी को लगा कि बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को तोड़ करके एक नया देश बनाया गया, बांग्लादेश। तो इसका मतलब यह है कि जब जब इन पड़ोसी देशों में जो है उत्पीड़न की जब घटनाएं बढ़ती हैं तो भारत ने अक्सर क्या की है, सहायता की है, हेल्प की है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, हर देश में क्या किया है, हेल्प किया है। तो इस तरीके से ये कानून में भी देखा जाए तो एक तरीके से क्या की है, सरकार ने यहां के लोगों की हेल्प की है, सहायता की है। सही है, तो एक ये है। अगला एक और विवाद है, अगला विवाद है असम समझौता। असम समझौता 1985, इसको भी लेकर के विवाद है। असम अकॉर्ड में कहा गया था कि असम वाले क्षेत्रों में जो भी अवैध व्यक्ति आए हैं उन सभी लोगों को असम से बाहर निकाला जाएगा। क्या है, अवैध जो प्रवासी हैं उनको क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। सही है, तो यह भी विवाद हो रहा है कि असम समझौते का ये क्या विरोध है। तो ध्यान रखना है कि यह कानून जो है, सही है, अनुसूची 6 में लागू नहीं होगा। और अनुसूची 6 में असम राज्य है शामिल, और असम का जो पूरा राज्य बेशक नहीं है लेकिन जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया जो है उनमें यह लागू नहीं होगा यह कानून। इसका मतलब यह है कि असम समझौते का भी विरोध नहीं करता है। सही है, ऐसा तर्क किसका है, सरकार का तर्क है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये सारे जो हैं मुद्दे हैं। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि जो अवैध प्रवासी हैं या जो लोग हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं, अब इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, इनकी पहचान कैसे हो, इसी के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है जिसका नाम है एनआरसी। क्या नाम है, एनआरसी। सही है, तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको कई शब्द जो हैं, जैसे आप देखेंगे बच्चों, एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, सही है, पीआईओ क्या होता है, सही है, ओसीआई क्या होता है, इन सभी शब्दों के लिए एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको ये सारे शब्दों के बारे में आपसे पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सीएए का जो कानून है वह पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सही है, तो इस कानून के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और ध्यान रखिए
यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वह सर्वोपरि माना जाएगा। सही है। संसद ने तो जो कानून बनाया है वो तो सर्वोपरि कानून बना ही दिया है। सही है। कार्यपालिका का काम था लागू करना, तो कार्यपालिका ने लागू भी कर दिया है। अब न्यायपालिका का काम है कि यह कानून जो है सही है या गलत है, इस पर न्यायपालिका जो है सही है कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया सभी को ध्यान में रखते हुए वो क्या देगी, डिसीजन देगी अपना। सही है बच्चों। तो आपको किन के जो इशू क्या है इन सब पर हमने आपसे चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि नागरिकता से संबंधित हमारे द्वारा जो क्लासेस चलाई गई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सही है। कुछ टर्मोलॉजी है, इन टर्मोलॉजीज पर मैंने आपसे कहा है अलग से वीडियो बनाएंगे और इसका आपको समझाएंगे। सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।